बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आयोजित एकेडमिक सीनेट की बैठक में भागलपुर पहुंचे, जहां तिलकामांझी विश्वविद्यालय एकेडमिक सीनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल एवं कुलपति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अंतर्गत आयोजित एसएम कॉलेज परीक्षा भवन के एकेडमिक सीनेट की बैठक में उपस्थित सीनेट सदस्यों ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति के मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल प्रसाद को राज्यपाल के मौजूदगी में किरकिरी उड़ा दिया। प्रोफेसर की पदोन्नति को लेकर सीनेट सभा की बैठकों में सीनेट सदस्य मोहम्मद मुशफ़िक आलम ने पर्दे के अंदर बड़ा खेल बताया। उन्होंने सीनेट बैठक की भरी सभा में यहां तक कह डाला कि विश्वविद्यालय में रिक्त होने के बाद ही शिक्षकों को कुलपति द्वारा प्रोन्नति दी जाती है। ये विश्वविद्यालय सहित गलियारों में भी चर्चा है। जबकि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने शैक्षणिक सुधार के साथ साथ विश्वविद्यालय के विकेंद्रीकरण, विश्वविद्यालय का विकास एवं स्वरोजगार के बारे में वृहद रूप से प्रकाश डाला। आज्ञा चाहता हूं विश्वविद्यालय के विकास के लिए तब तक स्वागत से माननीय कुलपति महोदय स्वागत करते हुए अभिवादन माननीय कुलपति महोदय। माँ आपकी शाश्वत साधना इसी तरह से सजग रहे, विश्वविद्यालयों पर आपकी करते हुए सम्मान प्रकट करते हुए प्रतिमा प्रस्तुत करते हुए शर्म की बात है। क्यों आखिर चर्चा होने की सीन बना, इस पर चर्चाएं क्यों होती है? और इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या आप गारंटी देते हैं कि बिना लेन देन के ड्यू प्रमोशन आप जल्द से जल्द शिक्षकों को देंगे? अन्यथा जिस शिक्षकों के बलबूते पर जिनकी दुहाई देकर आप अभी अपनी पीठ दबा रहे थे, उनको आप डिमोरलाइज करते हैं। प्रमोशन नहीं देने का मतलब उनको आप ह्यूमिलिएट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। वो हम अपने परिवार की नजर में जीत चुके हैं। कि अगर एक भी प्रमोशन होंगे तो वो कोर्ट हो या बाढ़ हो, वो इस पर चैलेंज नहीं होगा। प्रमोशन का काम प्रोसेस का है। उसमें जो मैंने एकेडमिक काउंसिल से यह परमिशन लिया है कि 8 विषय के शिक्षक जो खुद हैं, हमारा प्रमोशन है और हम नाम देंगे कि इस शिक्षक को बुलाइए, नहीं यह गलत था, तो वो मैंने फाइंड आउट किया और मैंने उसको सुधारा है। मैं प्रोसेस में हूँ, आप विश्वास करें, विश्वास पर ये दुनिया चलती है। गलत फहमी में नहीं रहे। अगर कोई मेरे नाम पर कोई कार्य कर रहा है तो आप उसको पकड़ करके मेरे सामने ये करें, लेकिन प्लीज इस तरह के इतने बड़े सभा में किसी पर लांछना लगाना यह ठीक बात नहीं है। आप तब तक कोई बात नहीं, राजभवन सचिवालय का एक लेटर निकला है कि आप किसी भी व्यक्ति पर अगर लांछना लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उसका एफिडेविट करा करके कुलपति महोदय अपने अभिभाषण में बोल रहे थे कि हमारे यहाँ समय पे जो है प्राइवेट कक्षाएं होती हैं, सारा सामग्री आता है, कंप्यूटर का क्लास चलता है, लेकिन महोदय विगत 3 वर्षों से ये इनका जवाब आया है कि विगत 3 वर्षों से एक भी पैसा ना किसी प्राचार्य को दिया गया है, ना किसी हेड को दिया गया है। ऐसे में शैक्षिक गुणवत्ता कहाँ तक कायम रहे? इसकी अध्यक्षता किए थे, उसमें भी यही प्रश्न था कि जो आकस्मिक व्यय का पैसा है ये प्राचार्य और हेड को क्यों नहीं मिल रहा? कैसे जूलॉजी में प्रैक्टिकल होगा, वहाँ किस प्रकार से जो है फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा? चॉक डस्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कार्बन कॉपी के लिए पैसा नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाता महोदय। देखिए, मैंने जो मुद्दा उठाया था ना, वो आज के दिन में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स से कंसर्न है, वो प्रमोशन का मुद्दा। हमारी यूनिवर्सिटी में 1996 बैच के जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं, उनमें से बहुतों को प्रोफेसरशिप का प्रमोशन ड्यू है। किसी का 2013 से ड्यू है, किसी का 2016 से ड्यू है, किसी का 2017 से ड्यू है।
2003 के बैच के सारे लोगों का प्रमोशन ड्यू है। और फिर इधर जो बीपीएससी से और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जो टीचर्स आए हैं, और एक एक टीचर बेहतरीन कैरियर छोड़ के आए, विदेशों में शोध संस्थाओं में काम कर रहे थे, कुछ प्रशासनिक सेवाओं में थे, अपनी सेवा देने के लिए आए हुए। उन किसी का प्रमोशन 2 साल से ड्यू है, किसी का 3 साल से ड्यू है, किसी का 4 साल से ड्यू है। तो जब आप टीचर्स को प्रमोशन नहीं देते हैं तो वो टीचर डिमोरलाइज हो जाता है। वो अपने परिवार में किसी से आंख नहीं मिला सकता, अपने आप से आंख नहीं मिला सकता। जब मेरा बैच का कोई आदमी बिहार के बाहर या बिहार की दूसरे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया है और मैं यहाँ अभी तक रीडर ही में लटका हुआ हूँ, तो उससे बात करने में मुझे हीनता का भाव होता है। इनके पास एक रेडीमेड आंसर रहता है कि प्रक्रिया चल रही है। भाई किसी प्रक्रिया का कोई अंत भी तो होगा, कब तक प्रक्रिया चलेगी। मैंने ये बात मीटिंग में उठाई, सभा में उठाई थी कि आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी घूम जाओ, शहर के गलियारों में घूम जाओ, लोग आपको दर बताएंगे कि आपको सिलेक्शन ग्रेड में जाना है, आपको रीडर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। मैं ये नहीं कहता है कि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी ने ऐसी बात करी होगी या ये इस बात में तनिक भी सच्चाई होगी, लेकिन अगर ये बात हो ही रही है तो विश्वविद्यालय के लिए बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आखिर समाज में ये बातें होती ही क्यों। प्रयास होता है और क्या चाहिए, हम एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर भी किया तो भी हमको नौकरी चाहिए, एमएससी और एमटेक किया तो भी हमको नौकरी चाहिए। क्या हम हमारे छात्रों की सोच बदल सकते हैं? भाषण करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी शिक्षा संस्थान को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूछेंगे कि आपका क्या कैसे होता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी छात्र पढ़कर गए, 100 गए तो 100 में से 90% लोग जो हैं, 100 में से 90 हैं, उनका हमने प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट यानी क्या? नौकरी दे दी उनको, हमने प्लेसमेंट कर दिया। क्या हमारी शिक्षा की दिशा सिर्फ नौकरी लेने वाले तैयार करने की है? नौकरी वाले ही है। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कुछ खुद का व्यवसाय करने की सोच हमारे बीच नहीं आ सकती। आइए, हमारी शिक्षा ही उस दिशा में अगर जा रही है नौकरी करने वालों की तरफ, तो फिर हम शिक्षा के बारे में खुद के पैरों पर खड़ा रहकर काम करने वाले कैसे तैयार करेंगे? मुझे लगता है इसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि हर विश्वविद्यालय में और आगे जाकर इसकी जरूरत है तो कॉलेजेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल तैयार किया जाएगा। नौकरी नहीं, मैं शिक्षा लेकर बाद में बाहर जाऊंगा, एक दूसरों को नौकरी देने वाला बन जाऊंगा, खुद नौकरी करने वाला देने वाला बन जाऊंगा। भागलपुर के सदर अस्पताल का डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। डीएम सबसे पहले ओपीडी, पैथोलॉजी जांच घर, निबंध काउंटर, दवा स्टोर रूम, शिशु एवं महिला वार्ड सहित सभी फैकल्टी का गहन निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद अस्पताल में आए मरीजों से फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संबंधित मरीज के प्रिस्क्रिप्शन पर ओपीडी में चिकित्सक के द्वारा जितने भी प्रकार की जांच लिखी जाती है, क्या वह सभी जांच होती है या नहीं, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर भी जानकारी ली। इस संबंध में बताया गया कि अस्पताल के गेट पर मरीजों के पुर्जा की जांच की जाती है और देखा जाता है कि सभी प्रकार की जांच की गई है या नहीं, उन पर टिक लगाया जाता है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हरे रंग के कलम से ही टिक लगाए और यह ध्यान रखे कि वे सभी जांच कराने के बाद ही अस्पताल से बाहर जाएं। हम लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, साथ ही आम जनों का जो फीडबैक है, उनका क्या फीडबैक है हम लोग सुधार करने के लिए, इस पर्पज से अपने विभागों को देखा है। निश्चित रूप से हमारे सारे पदाधिकारी एवं कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि यदि कोई मरीज़ हमारे अस्पताल में प्रवेश करते हैं
अज्ञानतावश डॉक्टर्स वो कुछ जांच कराते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। उन सभी को हम लोग सिस्टम के माध्यम से ऐसा दुरुस्त करेंगे कि उनकी जब तक सारी जांचें नहीं हो वो नहीं वहाँ से अज्ञानता कारणवश वो नहीं निकल पाए। और दवाइयों का भी हम लोग सुनिश्चित, अभी तो दवाई का हमारा केंद्र खुला हुआ है, वहाँ जाके दवाई भी ले रहे हैं। हम लोग ये प्रयास करें कि उनको यहीं से सारी सुविधाएं मिल जाएं और बेहतर हो। मैं मरीज के परिजनों से, सभी मरीजों से अनुरोध करूंगा कि अस्पताल में आते हैं। निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और तो उसमें कहीं कहीं उनको भीड़ मिलेगी। कई ओपीडी में भीड़ नहीं है, कई जगह पे भीड़ है। वहाँ नंबर सिस्टम लगा हुआ है, धैर्य रखें, उस नंबर सिस्टम से आएँ ताकि हमारे स्वास्थ्यकर्मी अच्छी उनको सुविधा दे सकें और अच्छे तरीके से उनका इलाज कर सकें। वहीं दूसरी ओर डीएम ने ओपीडी में चिकित्सकों से जानकारी ली कि प्रतिदिन कितने मरीज की जांच की जाती है। उपस्थित चिकित्सकों द्वारा डीएम को बताया गया कि 100 से 150 मरीजों की जांच प्रतिदिन की जाती है। चिकित्सकों ने डीएम से कहा कि जांच के लिए यहां जगह कम है। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर तक नए भवन में ओपीडी स्थानांतरित हो जाएगा। पैथोलॉजी जांच घर निरीक्षण के दौरान बाहर प्रतीक्षा में कुर्सी पर बैठी हुई महिलाओं से उन्होंने फीडबैक लिया। महिलाओं ने बताया कि यहां लाइन से काम होता है, कहीं भी पैसा नहीं लिया जाता है, मात्र निबंधन काउंटर पर ही 2 रुपया लिया जाता है। पुर्जा बनाने का पैथोलॉजी सेंटर में उन्होंने स्थापित ऑटोमेटिक जांच मशीनों के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। चिकित्सकों को डीएम ने निर्देशित किया कि वैसी जांच रिपोर्ट जो मरीज के लिए अलार्मिंग गंभीरता की सूचक हो उसे लाल रंग से हाईलाइट करते हुए रिपोर्ट दे ताकि मरीज उस संबंध में सचेत हो सके। ललमटिया थाना क्षेत्र के साहिबगंज बिन टोली में नाले के जलजमाव एवं बदबू से परेशान ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर तथा टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। वहीं नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि कई महीनों से नगर निगम के द्वारा नाले की उड़ाही एवं साफ सफाई नहीं की गई है, जिस कारण नाले का गंदा पानी हमारे घरों प्रवेश कर जाता है। साथ ही साथ नाले का पानी सड़क पर आ जाने से आने जाने में परेशानी होती है, जिस कारण आज हम लोगों का सब्र का बांध टूट गया, जिस कारण ये कदम उठाना पड़ा। वही सूचना पाकर वार्ड 11 के पार्षद पति अमरकांत मंडल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम छुड़वाया। वही अमरकांत मंडल के प्रयास से नगर निगम के सफाई कर्मी को बुलाकर जेसीबी के माध्यम से नाले को साफ कराया गया। इस दौरान साथ में ललमटिया थाना के पुलिस तथा नगर निगम के जोनल प्रभारी मौजूद थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी गांव में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। महिला की पहचान यास्मीन परवीन पति महबूब आलम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुल्तानगंज थाना पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। महिला के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी मिले हैं। घटना की जानकारी मिलने पर यास्मीन परवीन के परिजन महेशी गांव पहुंचे। यास्मीन की मां ने बताया कि यास्मीन की सास ने फोन कर कहा कि आपकी बेटी रात में सोई है, उठी नहीं है। इसके बाद हम लोग यहां पूछे तो देखा कि बेटी का शव पड़ा हुआ है। यास्मीन की मां ने अपने दामाद पर दहेज के लिए पीट कर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सुल्तानगंज थाना की पुलिस शव का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बेटी का शादी होने से 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ शादी करने से। शादी करके 1 महीना वहाँ रही अच्छे से। उसके बाद वही मारपीट करने लगा तो लड़की भाग गई तो यही रहने लगा तो एक बेटी पैदा हुई। उसके बाद बेटी का 40 दिन पूरा, उसके बाद हम ले जाकर उसको पहुँचाए, बोलाइस पहुँचा दिए। उसके बाद उसी दिन रात में फिर मारपीट करने लगा, फिर मेरी बेटी भाग गई। फिर हम ले जाकर पहुँचा दिए कि बेटी को बसाना है मेरा। उसके बाद फिर दूसरे दिन भाग गई तो यही रह गई। फिर नहीं भेजाए। क्या दहेज मांगता था? दहेज मांगता था। अच्छा, क्या बोलता था? 7 लाख का सामान हम दे के शादी किए हैं उसको। उसके बाद फिर वैसी क्या मांगता था? कितना मांगता था? फिर क्या मांगता था? लड़की से मांगता था। क्या बोलता था पारो पैसा लाने के लिए। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मी ने 6ठे दिन गुरुवार को हड़ताल को खत्म कर काम पर वापस लौटे। नगर उपसभापति नीलम देवी के आश्वासन पर यह विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया है। पिछले 6 दिनों से लगातार दर्जनों सफाई कर्मी कंपनी के खिलाफ वेतन कटौती और वेतन टाइम पर नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इलाके में कूड़े का अंबार लगा था। सफाई कर्मियों का मांग थी कि एजेंसी के ठेकेदार के द्वारा वेतन में कटौती के साथ साथ टाइम पर वेतन नहीं देता है, जिसको लेकर सफाई कर्मियों में नाराजगी थी। इसी को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और संबंधित कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पीएफ के विषय में ये लोग हड़ताल किए थे
एनजीओ साहब से बात हुआ, बोले कि हम पीएफ वाला पैसा भी दे देंगे जोड़ के। और बड़ा बाबू से बात हुई और कार्यपालक से बात हुई कि 40 लेबर जो खट रहे थे पहले, उसको जो बैठाया गया था उसको भी अब सेकेंड पाली में काम मिलेगा और सब लेबर मेरा काम करेगा और सही से पैसा सही समय पर सब कर्मी का पैसा मिलेगा। बैठाया नहीं जाएगा, सब दिन मिलेगा। और 5 दिन से लगभग 5-4 दिन से हड़ताल पर ही लोग चल रहा था, बहुत शहर गंदा हो रहा था। तो हम अपने तरफ से कार्यपालक सफाई कर्मी को आश्वासन दिए कि आप लोग का जो है ना जितना पैसा बाकी है पीएफ में वो सब जोड़ के मिल जाएगा और आप लोग अच्छा से काम कीजिए।